नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बंधक कांड में क्या है पुलिस का बड़ा खुलासा, कोरेगांव मामले में क्या गिरफ्तार होंगे उद्धव, राज ठाकरे को लेकर क्यों एक्शन में आई पुलिस, शरद पवार के पोते रोहित के खिलाफ क्यों दर्ज हुई एफआईआर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई बंधक कांड में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, रोहित आर्या के स्टूडियो से पिस्टल पेट्रोल बरामद, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया मामला। भीमा कोरेगांव मामले में फंसे उद्धव ठाकरे, आयोग ने भेजा नोटिस, पूछा दस्तावेज क्यों नहीं पेश किए गए। नमो टूरिस्ट सेंटर को लेकर राज ठाकरे का विवादित बयान, बोले नमो सेंटर में बने तो तोड़ डालेंगे, शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस। मुंबई में बना डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड तो मच गया बवाल, शरद पवार के पोते रोहित पवार पर एफआईआर दर्ज। वोट चोरी को लेकर सड़क पर उतरेगा महाविकास अघाड़ी, उद्धव के साथ कांग्रेस एनसीपी की बड़ी बैठक। खबरों में सबसे पहले बात बंधक कांड की। मुंबई के पवई में आरए स्टूडियो के सनसनीखेज किडनैपिंग मामले में नया और बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बंधक कांड के बाद पुलिस ने मृत आरोपी रोहित आर्या के आरए स्टूडियो से पिस्टल, पेट्रोल और ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन और लाइटर बरामद किया है। यह वही स्टूडियो है जहां आरोपी ने बच्चों को बंधक बना रखा था। पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 यानी 1 और 140 और 287 के तहत केस दर्ज किया है। जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और बरामद सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मुंबई पुलिस ने आरए स्टूडियो में बंधक बने बच्चों को बचाने के लिए एक रणनीतिक ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने पहले बातचीत के जरिए रोहित आर्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो टीम ने बिल्डिंग के अंदर घुसने का फैसला किया। महावीर क्लासिक बिल्डिंग के बाईं तरफ बने एक डक्ट से पुलिस टीम ने एंट्री की। रेस्क्यू टीम ने पहले बिल्डिंग का लेआउट देखा और फिर तय किया कि बाथरूम के रास्ते अंदर घुसना सबसे सुरक्षित होगा। इसके लिए फायर ब्रिगेड की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अधिकारी इन सीढ़ियों के जरिए पहली मंजिल तक पहुंचे और फिर बाथरूम से स्टूडियो के भीतर दाखिल हुए। इसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बरामद पिस्टल, पेट्रोल, रबर सॉल्यूशन और लाइटर जैसे सबूतों को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी का मकसद क्या था। जांच अधिकारी ये भी पता लगा रहे हैं कि रोहित आर्या ने ये सभी ज्वलनशील सामग्री कहां से और क्यों इकट्ठा की थी। साथ ही इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं पुलिस इसे बड़ी साजिश बता रही है। रोहित आर्या के पीछे कौन है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि यह क्या एक साजिश के तहत ही किया गया था। सपनों का शहर मुंबई गुरुवार को उस वक्त इस सनसनीखेज वारदात से थर्रा उठा था जिसने शहर की माया नगरी पर एक काला धब्बा भी लगा दिया। पवई इलाके के एक स्टूडियो में वेब सीरीज की शूटिंग के बहाने लाए गए 17 मासूम बच्चों और उनके परिवार वालों को एक शख्स यानी रोहित आर्या ने बंधक बना लिया था। यह घटना किसी थ्रिल फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, मगर इसका दर्द और दहशत बिल्कुल असली था। अब जब मुंबई पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा करा लिया है, तो उनके बयान से इस फिल्मी साजिश की खौफनाक परतें खुल रही हैं। मासूम बच्चों के साथ उनके परिवार वाले उन डरावने पलों को याद करके अब भी कांप उठते हैं। अब इस मामले की जो पूरी जांच है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, यानी क्राइम ब्रांच रोहित आर्या के जरिए जिसको गोली मार दी गई, जिसकी मृत रोहित आर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी ये पता लगाया जा रहा है कि ये पूरा मामला था क्या और उसका मकसद क्या था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उद्धव को मिले नोटिस की। साल 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रहे 2 सदस्यीय आयोग ने उद्धव ठाकरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा है कि कुछ दस्तावेज पेश करने की मांग वाली याचिका का जवाब क्यों नहीं दिया गया, क्या इसके लिए जमानती वारंट नहीं जारी किया जाए। गौरतलब है कि जस्टिस जय नारायण पटेल और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रहे हैं। यह हिंसा उस वक्त हुई थी जब दक्षिणपंथी समूह पर विजय की यहाँ पर 200वीं वर्षगांठ मना रहे थे, उस वक्त उन पर हमला किया गया था। आयोग ने दलित नेता प्रकाश अंबेडकर की फरवरी में दायर याचिका पर संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया कि 2020 में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कुछ दस्तावेज सौंपे थे। अंबेडकर ने दावा किया कि इन दस्तावेजों में आरोप लगाए गए हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो 2018 में भी घटना के समय मुख्यमंत्री थे
और पुणे पुलिस भीमा कोरेगांव घटना के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अंबेडकर ने आयोग से इन दस्तावेजों को पेश करने और जरूरत पड़ने पर पवार को इस मामले में आयोग के सामने गवाही देने के लिए बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये दस्तावेज घटना की जांच के लिए काफी खास हैं और जो जांच की जा रही है उसके एक हिस्से में इनकी जांच की भी होनी चाहिए, यानी जो दस्तावेज हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। आयोग ने कहा है कि ठाकरे को इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए इसी मुद्दे पर 2 अलग अलग मौकों पर नोटिस जारी किया गया। आयोग ने यह भी कहा है कि नोटिस तामील होने के बावजूद ठाकरे याचिका का जवाब देने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे, जिससे उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी हो सकता है। लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी अख्तियार कर रखी है, जो बता रही है कि दाल में काला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात राज ठाकरे की। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स में भाईचारा काफी बढ़ गया है। ऐसे में अचानक राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आत्मसम्मान गिरवी रखने की भी कोई सीमा होती है। कोई सीएम बनने के लिए कितना बेताब हो सकता है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये नमो सेंटर बनाए गए तो तोड़ दिए जाएंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के उस ऐलान से नाराज होकर उन्हें धमकी दी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 4 किलो पर नमो टूरिस्ट सेंटर स्थापित करने की बात कही गई थी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि राज्य का पर्यटन विभाग शिवाजी महाराज के सभी 4 किलो पर नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की पहल पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर घोषित की गई थी। पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई राज्य में इस योजना पर काम कर रहे हैं। एमएनएस नेता ने 30 अक्टूबर को जनता के सामने आए और जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने खुलेआम एकनाथ शिंदे को चेतावनी दे डाली। साफ कहा कि अगर नमो सेंटर बनाए गए तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर अब सियासी गहमागहमी तेज हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है। इधर बीजेपी ने शिकायत की है पुलिस से कि राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और अब जो मुंबई पुलिस है उसने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है, यानी एक्शन में है मुंबई पुलिस। अब देखना यह है कि जो धमकी राज ठाकरे ने दी है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। इसे बनवाने का आरोप शरद पवार की एनसीपी के नेता और उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार पर लगा है। रोहित पवार ने दावा किया है कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया का भांडाफोड़ करने के लिए ऐसा किया था। फर्जी वेबसाइट और कागजात के जरिए ट्रंप का आधार कार्ड बनवाने के बाद उन्होंने 16 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका खुलासा भी किया था। हालांकि अब बीजेपी की शिकायत के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी ने मुंबई के दक्षिण साइबर पुलिस थाने में रोहित पवार, वेबसाइट डेवलपर और दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर के मुताबिक इस तरीके से फर्जी वेबसाइट के जरिए फर्जी आधार कार्ड बनाने से नागरिक गुमराह हो सकते हैं, आधिकारिक संस्थाओं में विश्वास कम हो सकता है और समाज में समूहों के बीच कलह और दुश्मनी पैदा हो सकती है। बकौल बीजेपी पदाधिकारी रोहित पवार का ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। विधायक रोहित पवार ने पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच वोट चोरी और व्यापक मतदाता हेरफेर के अपने आरोपों को साबित करने के लिए इस प्रयोग को किया था। विधानसभा चुनाव के बाद से ही उनका गठबंधन बीजेपी के ऊपर वोट चोरी और वोटरों की लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाता रहा है। आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए एनसीपी यानी शरद गुट के नेता ने दावा किया कि 2019 और 2024 के बीच 32 लाख नए वोटर जोड़े गए, यानी औसतन 6.5 लाख प्रति वर्ष। हर साल 6.5 लाख वोटर इस वोटर लिस्ट में जोड़े गए, जबकि 2024 के लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनावों के बीच 6 महीनों में ये संख्या बढ़कर 48 लाख नए वोटरों की हो गई। बीजेपी की तरफ से की गई एफआईआर में मीडिया से बात करते हुए रोहित ने कहा कि उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड बनवाने में हो रहे फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ खामियां उजागर की थी, इस तरह से फर्जी मतदाता कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे खिलाफ बिना किसी वजह से मामला दर्ज कराया गया है। और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि इस फर्जी आधार कार्ड बनाने में कौन कौन लोग शामिल थे और इसके लिए किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। यानी जो अब तक बीजेपी और चुनाव आयोग पर फर्जी वोटर बनाने की आरोप लगा रहे थे, वो खुद इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के आखिर में बात करते हैं अघाड़ी की रैली की। बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के घटक दल जिनमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार और समाजवादी पार्टी ने
1 नवंबर को राज्य में मार्च निकालने का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पर काबिज दल जानबूझकर फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट में शामिल करके चुनावी फायदे के लिए साजिश रच रहा है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें रणनीति बनाई गई। विपक्षी दलों का दावा है कि वोटर लिस्ट में हजारों डुप्लीकेट नाम जोड़े गए हैं, जिनमें मृत व्यक्तियों के नाम तक शामिल हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे जैसे शहरों में गड़बड़ियों की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। महाविकास अघाड़ी ने इसे वोट चोरी करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर फौरन सुधार नहीं हुआ तो चुनाव प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जाएगी। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में आ चुका है। बुधवार को ही आयोग ने सभी जिला प्रशासनों, निर्वाचन अधिकारियों और स्थानीय निकायों को वोटर लिस्ट की सफाई के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आगामी नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और जिला परिषद चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डुप्लीकेट नामों की पहचान और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी चुनाव आयोग पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी अभी से ही अपनी हार को यहां पर जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। वैसे फर्जी वोटर और फर्जी वोटर लिस्ट या वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मामला राहुल गांधी ने शुरू किया था, जो अब धीरे धीरे दूसरे दलों के नेताओं तक पहुंच गया है। विरोध में अब विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और लगातार जो सरकारें हैं, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।